वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए हम आज बिहार बजट की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। हम आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है कि वर्ष 2022-23-24 के लिए जो बिहार बजट का कुल आकार है कितना है, तो 2,61,885.40 करोड़ रुपये रखा गया है। जो पिछले वर्ष जो था उस समय जो 2,37,691.19 करोड़ रुपये था, जिससे कि 24,194.2 करोड़ रुपये अधिक है इस बार। ठीक है, तो यहाँ लगे 2,61,000 के आसपास रहेगा और 2,37,000 जो पिछले वर्ष था। बजट के आकार में पिछले वर्ष की तुलना में 10.8% की वृद्धि हुई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। कितने की वृद्धि हुई है पिछले साल के मुकाबले, तो 10.8। विकास दर के मामले में अगर देखें तो बिहार का विकास दर जो है 10.98 रहा है, जो कि तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहे जिसका 11.4% है, और दूसरे स्थान पर राजस्थान जिसका 11.004% रहा है। ठीक है, तो बिहार कितने पर है, 10 रुपये, और कितने के साथ, तो 10.98 के। आगे चलते हैं। वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर, जो बिहार 2024 में जो विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपये केंद्रीय करों में राज्यों के अंश के रूप में मिलता है। जो बिहार सरकार जो पैसा मिलता है वो तो सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में मिलता है, तो कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा जो सरकार का, जो बिहार सरकार का जो शेयर है, कर जो टैक्स कलेक्शन से जो पैसा आता है तो वो गवर्नमेंट देती है, यूनियन गवर्नमेंट। उसके फॉर्म में 39.20% जो है पैसा आता है। कहाँ से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, कर के फॉर्म में। ठीक है, हम लोग जो टैक्स भरते हैं उसी के फॉर्म में। बिहार सरकार का सर्वाधिक रुपये सामाजिक सेवाओं पर, जो सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पर होता है, तो सामाजिक सेवाओं पर करते हैं, जो कि 38.14% जैसे लगभग देख लीजिए 39% सबसे ज़्यादा कहाँ से केंद्रीय करों के हिस्सा में आता है, लेकिन 38.14% जो है जो आपके इस पर खर्च किया जाता है। आगे चलते हैं बाद में सामान्य सेवाओं पर। ठीक है, यहाँ के सबसे ज़्यादा का सामाजिक सेवा पे यानी सोशल सर्विस पे, उसके बाद जनरल सर्विस पे 28.38% खर्च किया जाता है, लेकिन 38% खर्च किया जाता है किसके ऊपर, तो सामाजिक सेवाएं पे। जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में रहा, सरकार की कुल प्राप्ति में जो राजस्व से प्राप्ति होती है वो कितना होता है, तो 81.01% जो राजस्व से प्राप्ति होती है बिहार सरकार को। जो वित्तीय वर्ष में 82.69 अनुमानित है। ठीक है, पिछले साल कितना था, 82.69% था, लेकिन इस बार का जो टारगेट रखा गया 81.01%। राजकोषीय यानी फिजिकल डेफिसिट कितना है, तो 2021-22 में देखिएगा तो 3.78% यानी वास्तविक यानी रियल रहा। कितना रहा, तो राजकोष फिजिकल डेफिसिट कितना रहा 2021-22 में, तो बिहार के जीडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.78% रहा। राजकोषीय घाटा कितना 2022-23 के लिए कितना रहेगा, तो 3.47 अनुमानित किया गया है। और राजकोषीय घाटा जो है 23-24 के लिए कितना रहेगा, तो 2.98 ये भी अनुमानित है। और राजस्व बचत 2021-22 जीडीपी का 0.25% अनुमानित है राजस्व बचत। ठीक है, तो ये राजस्व क्या होता है, राजकोषीय घाटा कितना की एक दो चीज़ होती है इसके अंदर। जैसे बजट होता है, तो बजट के अंदर क्या होता है कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना पैसा है आपके पास और कितना खर्च करेंगे। ठीक है, यानी खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है, और माने रिसिप्ट। ठीक है, तो इससे जो बचता है कि आपने कितना रिसिप्ट है आपके पास, यानी कितना पैसा रेवेन्यू, रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये आपका बजट कहलाता है। इसी से जो आता है तो उससे डेफिसिट की कितना आपको पैसा कम पड़ रहा है। ठीक, तो ये डेफिसिट होता है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। 2023-24 बजट का जो है ये कितने, तो 10 सूत्री जो प्राथमिकताओं पर यानी कि प्राइमरी फोकस जो फैक्टर पर काम किया जाता है। तो कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं, तो युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण करना, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी लोगों का जो वेलफेयर वगैरह करना है, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकरण के पुलिस फोर्सेज जो है उसको टेक्नोलॉजी वगैरह दे के आधुनिकरण करना है और मॉडर्नाइज करना है। कृषि एंड ग्रामीण, कृषि का और ग्रामीण विकास हो तभी जाके बिहार का अगर देखिएगा तो ऑलमोस्ट 85 to 90% पॉपुलेशन जो स्टिल है अभी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है बिहार के अंदर। ठीक है, हरित विकास यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे जल जीवन हरियाली मिशन, इस तरह के प्रोग्राम वगैरह चलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह प्रमोट किया जाता है। आधारभूत संरचना औद्योगिक विकास, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि रोड हो गया आपका, ब्रिजेस हो गए, कैनाल सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो ये सारे का आधारभूत संरचना को परिवर्तन लाना है और औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है। जैसे कि अभी बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपका इथेनॉल प्रोडक्शन वगैरह चल रहा है, जैसे पूर्णिया के अंदर पहला इथेनॉल प्रोडक्शन लगाया गया था जो इंडिया का पहला था, और बिहार का सेकंड इथेनॉल प्लांट कहाँ पर लगाया है, तो मुजफ्फरपुर में लगाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार के जैसे अभी एनटीपीसी के जो पावर जो प्रोडक्शन है उसकी सेकंड यूनिट भी तैयार हो रही है। तो इस तरीके की जो डेवलपमेंट वगैरह चल रही है इसको कहते हैं आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास। शहरी विकास में वही रोड ब्रिज बनाना, फुट ब्रिज बनाना, बाईपास वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटलिटी और गरीब लोगों जो रह रहे हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था करना, तो ये सारी इसके अंदर है। स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट तो देख ही रहे कि हेल्थ में कितनी दिक्कत चल रही है। ठीक है, अब देखते हैं बिहार वित्तीय वर्ष एक दृष्टिकोण में। तो बिहार देख लेते हैं कुल प्राप्तियाँ, यानी कि हमारे पास कहाँ से कितनी कैसे पाए, तो 2,62,58.14 करोड़ प्राप्त होगी। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियाँ, तो राजस्व कुल प्राप्तियाँ कितनी है, तो राजस्व प्राप्तियाँ कितनी होगी, 2,12,326.97 करोड़ रुपीज़ प्राप्त होंगे। राजस्व का अपना कर कहाँ से, तो 49,000 के आसपास आएगी कर। राजस्व कर कितना आएगा, 65,100 के आसपास आएगी। केंद्रीय करों का राज्य का हिस्सा लगभग 1,27,037 पॉइंट के आसपास आएगी, और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान इतनी राशि आएगी। ठीक है, ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं कि रुपये कहाँ से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे कि केंद्रीय करों में राजस्व का अंश, तो अभी बताए थे कि सबसे ज़्यादा राजस्व किससे आता है, केंद्रीय करों से प्राप्त होता है 39.2%। केंद्र सरकार से सहायता, यानी केंद्र सरकार से सहायता के रूप में कितना, यानी ग्रांट के रूप में कितना मिलेगा, तो 20.37%। राज्य सरकार का कर, राज्य सरकार जो है कर वसूल से कितना कर गई, 18.96%। लोक ऋण कि जो पब्लिक लोन जो लेंगे कहाँ से, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, आरबीआई से हो गया, और कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से या किसी के इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इन सब चीज़ों से, तो कितना 18.82%। राजस्व कर का भिन्न राजस्व, तो राजस्व कर का जो भिन्न राजस्व कितना 2.8%। और ऋण की जो जैसे हम लोग भी कहीं पैसे देते हैं या कहीं कुछ करते हैं, गवर्नमेंट देती है, तो वहाँ से जो वसूली होगी तो वहाँ से कितनी होगी, 0.16%। ठीक है, और पैसा ये तो यहाँ से आ गया। तो ये तीन चीज़ याद रखिए, सबसे ज़्यादा आता कहाँ, केंद्रीय करों में राजस्व का हिस्सा, फिर केंद्र सरकार की सहायता से हिस्सा, फिर राज्य सरकार का राजस्व। ये तीन चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, 39%, 20% और 18.96% के आसपास। 96 नहीं होता, इसको 96 नहीं बोलते, अगर पॉइंट के बाद हो तो 96 बोलते हैं, 96 नहीं बोलेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाओं पे 38%, सामान्य सेवाओं पे 28.38%, आर्थिक सेवाओं पे 24.0%, लोक ऋण यानी पब्लिक इंटरेस्ट पे 9%, ऋण की और पेशिया के जो हम लोग ऋण वगैरह लिए हैं उसको तो इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट वगैरह करें तो उसमें 0.34%, और सहायता अनुदान और अंशदान के लिए 0% यहाँ पर पैसे आएंगे और यहाँ पर पैसे खर्च होंगे। तो सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाएं, फिर दूसरा सामान्य सेवाएं और आर्थिक सेवाएं और लोक ऋण। ठीक है, लोक ऋण बोलते हैं लेकिन ऋण कहें लोन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली के अंतर्गत यह पहला बजट है जिसके अंतर्गत निम्न लक्ष्य रखे गए हैं। तो क्या क्या लक्ष्य रखा गया इसके अंदर, तो राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा के अंदर रखना है। राजकोषीय फिजिकल डेफिसिट है कि जैसे कि इसका फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि सरकार कितने कर्ज में है, तो इसको जो है जितना भी जो हमारा ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका लगभग 3% सीमा के अंदर आना चाहिए। ठीक है, राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष सूचना लाना, राजस्व घटाना है। कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना। 2024 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना, कि बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय की जो कही गई है, तो उसके अंदर क्या क्या बात कही गई है 7 निश्चय 2 के अंदर, तो देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल 500 करोड़ रुपए का उपलब्ध करके, तो 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 7 निश्चय प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए।
पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्था में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए तो पॉलिटिकल कॉलेज में संस्थापना के साथ इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाई जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सशक्त महिला, सक्षम महिला के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के हेतु 250 करोड़ रुपए एवं उच्चतर शिक्षा महिलाओं के प्रोत्साहन हेतु 2023 में 600 करोड़ प्रदान किए गए। जैसे कि हायर एजुकेशन जो महिलाएं प्राप्त करती हैं तो ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इन सब के लिए 600 करोड़ रुपया, और जो उद्यमी यानी इंटरप्रेन्योरशिप जो कर रही है तो उसके लिए 200 करोड़ रुपए की दी गई है ताकि जो महिलाओं का विकास हो सके। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। तो कृषि डेवलपमेंट के लिए सिंचाई बहुत जरूरी। जैसे कभी देखो कुछ पार्ट में बारिश वगैरह हुई नहीं है तो बहुत सारे जो खेती वगैरह है, धान की खेती जो बेसिकली है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप मतलब होता है कि जिससे वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि आपका धान की खेती हो गई, ये सब गन्ना की खेती हो गई, इन सबको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए दिया गया, तो इसके लिए लगभग कितना दिया गया, तो 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ रहेगा गांव तो हमारा समृद्ध रहेगा। तो प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। राज्य के पशुपालकों और मछली पालकों को आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन और मुर्गी पालन, मछली पालन को बढ़ावा देगी। स्वच्छ गाँव की उसके अंदर जो गाँव में स्वच्छ रहेंगे तो उसके लिए जो मुर्गी पालन वगैरह ये सब स्ट्रीट लाइट वगैरह सोलर लाइट वाला प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि गाँव का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पाँचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। तो इसके अंतर्गत जो है जो लोहिया स्वच्छ अभियान चलाया गया है। ठीक है, इसका दूसरा चरण चलाया गया है 2023-24 में। 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी और 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी के लिए ड्रोनेज सिस्टम वगैरह बनेगी। तो गोवर्धन होता है कि जिससे कि गोबर वगैरह से यूज करके उसके जो गैस बायोगैस वगैरह बनाए जाएंगे, गैल्वेनाइज है, ऐसा कोई स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको भी तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। सुलभ संपर्कता। सुलभ संपर्कता मतलब है कि पथों जो राज्य के रोड सड़कें वगैरह उन सबको एक साथ जोड़ना। इसके तहत कुल 1623 पथों को प्रस्तावित किया गया जिसकी लंबाई लगभग 12,250 किलोमीटर है। सुलभ संपर्क तो बाईपास के निर्माण के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है इसके अंदर। ठीक है, कितना किया तो 200 करोड़। जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था कि इसके लिए पहला क्वेश्चन भाई युवा शक्ति के लिए कितना दिया गया है, तो 500 करोड़ लगभग दिए गए। इसके सात निश्चय के लिए 500 करोड़ का 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो सर पूछ सकते कि अंदर जाके अगर पूछ ले कि एग्रीकल्चर के लिए कितना दिया गया है, क्या कहते हैं उद्यमी योजना के लिए कितना दिया गया, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार बाईपास निर्माण वगैरह के लिए कितना गया तो 200 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, सातवां देख लेते हैं। अगला सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्था को विकसित करने के लिए और उपलब्धता सुनिश्चित करने के अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट वगैरह किया जाए, इसके लिए बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो बजट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 34,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जाएगी। इसके अंदर कहा गया है कि 33,000 ग्रामीण सड़कें बनाई जाएगी। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर ऊर्जा परियोजना लगाई जाएगी। जैसे पीरपैंती के बारे में इस पर 68 बीपीएससी के अंदर पूछा गया था कि पीरपैंती कहाँ पर है, तो भागलपुर में है पीरपैंती। ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्ष जल संचय करने वाले होल्डिंग टैक्स पर 15% की छूट मिलेगी। तलाशयुक्त अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। जीविका के अंतर्गत अब तक 10.45 लाख जो स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह का गठन किया गया। इससे 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, राज्य में 6 जगह पर रोपवे बनाया जाएगा। गया के प्रेतशिला पर्वत, गया के याद रखें, गया के प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद में वानवर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतास के किले में रोपवे की परियोजना का काम किया। जैसे कि लास्ट ईयर जो पूछा गया था कि ब्रह्मयोनी की पहाड़ी कहाँ पर है, तो गया के अंदर। ब्रह्मयोनी की पहाड़ी, डुंगेश्वरी की पहाड़ी और प्रेतशिला पर्वत कहाँ पर है, तो गया जिले के अंदर है। और जहानाबाद में वनावर पर्वत और कैमूर में मुंडेश्वरी, कैमूर में कहाँ है कि मुंडेश्वरी है पर्वत, और रोहतास में रोहतास किले के आसपास जो रोपवे बनाया जाएगा। ठीक है, तो बिहार में कुल कितनी जगह पर, तो 6 जगह पर रोपवे बनाई जा रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। राज्य के
62 अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू की गई है। इस साल बिहार में 3 करोड़ पौधे का पौधारोपण किया जाए। कितना पौधारोपण किया जाएगा? तो 3 करोड़। राज्य में 17 एथेनॉल की इकाइयाँ निर्माण है। राज्य में टोटल कितने एथेनॉल के प्लांट लगाए जाएंगे? तो 17 लगाए हैं, जिसमें कि पूर्णिया मुजफ्फरपुर में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि 2023-24 में विभागवार उद्योग राशि तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर दी गई है? तो शिक्षा विभाग को दिया गया, याद रखिएगा कितना, तो दिया गया है लगभग 2,22,000 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं, 2,22,000 रुपये के क्या, तो 22% कुल बजट का दिया गया है। उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग को 15,193 करोड़ दिया गया है। ठीक है, 15.9% है। उसके बाद सामाजिक कल्याण विभाग को दिया गया 8.9%, तो ये जगह 81,91.79 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के लिए लगभग 8,000 करोड़ के आसपास, स्वास्थ्य विभाग के लगभग 7,000 के आसपास, पथ निर्माण के लिए लगभग 4,000 के आसपास, नगर विकास आवास के लिए 1,000 करोड़ के आसपास, 4,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद जल संसाधन विभाग के लिए 3,000 के आसपास, कृषि विभाग के लिए। तो ये सारी चीज़ों का आप याद, मेनली 2-3 याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग के लिए था, फिर ग्रामीण विकास के लिए, फिर सामाजिक कल्याण के लिए और ग्राम कार्य के लिए। 4 चीज़ याद रखिए। कितना? तो शिक्षा विभाग के लिए 22% के आसपास और ग्रामीण विकास के लिए 15.3% ये पैसे दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। बिहार की जनगणना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार की जनगणना, कुल जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख के आसपास है, जो कि अब लगभग 12 करोड़ के आसपास हो चुकी है। ये सेंसस 2011 के डाटा है। कितना? 2011 के डाटा है ये सारे। ठीक है, पुरुष कितना? लगभग 5 करोड़ के आसपास, महिला लगभग 4 करोड़ के आसपास है, 4 साढ़े 4 5 करोड़ के आसपास। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या लगभग 88.7% और शहरी जनसंख्या 11.3%। लेकिन बजट के अनुसार कहे कि बजट 2000 जो 22-23 के अकॉर्डिंग कितना होता है? 15.3% ग्राम जो है हमारी शहरी जनसंख्या हो गई है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, राष्ट्रीय जनघनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर? तो शिवहर में 1880 के आसपास है। न्यूनतम कहाँ पर है जनसंख्या? तो कैमूर में है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया वगैरह जाता है। और इसी वजह से देखिए, ये देखिए ऐसे ये हमारा बिहार हो गया रफली एग्जैक्टली। यहाँ शिवहर आसपास आता है, कैमूर यहाँ के आसपास आता है, ये फॉरेस्ट एरिया आ जाते हैं। और शिवहर जो होता है एक छोटा सा पैच एरिया है, यहाँ पे बहुत सब छोटा सा है, इस वजह से यहाँ पर लोगों की जनसंख्या डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी घनत्व मतलब होता है कि प्रति हज़ार पे प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 888 यानी कि 1 प्रति 1,000 पर लगभग क्या है 1880 लोग रहे, प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर पे 1880 लोग रहते, इसको जन घनत्व कहते हैं। ठीक है, लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 918 है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? 943। कितना राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? 943, लेकिन हमारा कितना है? 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो गोपालगंज के अंदर है। ठीक है, 1021 गोपालगंज जो है, उसके बाद सिवान, सारण, ये सारे सीरीज में। न्यूनतम कहाँ पर है? तो न्यूनतम मुंगेर के अंदर है 876। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए कितना है? 935 है। महिला प्रति हज़ार, वह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। लेकिन राष्ट्रीय शिशु अनुपात कितना है? 919 है, लेकिन हमारा कितना है? तो केंद्र से ज़्यादा है। कितना? 935 है हमारा, लेकिन केंद्र कितनी है? 919। ठीक है, सर्वाधिक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि शिशु लिंगानुपात में जो है बिहार जो केंद्र से कम है, तो नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से ज़्यादा है, क्योंकि केंद्र का कितना है? 919 है और हमारा कितना है? बिहार का 935 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कितना है? वैशाली 904 है। कहाँ पर है? वैशाली में। और जनसंख्या वृद्धि दर, दर्शकीय वृद्धि दर कितनी है? 25.24% है। सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पर है? तो मधेपुरा में 31.12% है। और न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ पर है? तो गोपालगंज में है। ठीक है, कुल साक्षरता कितना है? 61.8% है। पुरुष साक्षरता 71.2% है। ठीक है, उसके बाद महिला साक्षरता की बात करें तो 51.5% है। सर्वाधिक साक्षर दर कहाँ पर है? तो रोहतास में 73.3137%। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है? पूर्णिया के अंदर 51.08%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास के अंदर है 82.88%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया के अंदर है 56.06%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास के अंदर 62.97%। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ पर है? तो सहरसा के अंदर है। ठीक है,
देख रहे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पूर्णिया के अंदर है, और महिला साक्षरता दर की बात करें तो सहरसा के अंदर है। लेकिन पुरुष और महिला में सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो वो सब जगह रोहतास ही रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, कहाँ पर? तो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों पे सबसे निचले पायदान पर है। प्रजनन दर कितना है? तो 3.3 प्रति महिला है 2016 के। ठीक है, और जीवन प्रत्याशा कितना है? तो आपका 69.5% है। जन्म दर कितना है? 26.1%। शिशु मृत्यु दर कितना है? 27%। मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति लाख जीवित जन्म पर। सर्वाधिक शहरीकरण पटना। सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ है? पटना 43.1%। सबसे कम शहरीकरण कहाँ है? समस्तीपुर 3.5%। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार तीसरे स्थान पर है। यह देश की कुल जनसंख्या का 8.6% की यहाँ पर लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से? पटना के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, जनसंख्या है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। देखो तो ये रहा हमारा बिहार का मैप। ठीक है, यहाँ के आसपास पटना है, यहाँ आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, सॉरी यहाँ मुजफ्फरपुर हो जाएगा, यहाँ चंपारण हो जाएगा। ठीक है, पटना, पूर्वी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण है, ये पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। मधुबनी फिर गया आता है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या में, तो न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो शेखपुरा, तो ऐसे अब बिहार का मैप बनाइएगा तो इधर आसपास शेखपुरा आता है। ठीक है, यहाँ पर शेखपुरा सबसे ज़्यादा, शिवहर में यह है। उसके बाद अरवल, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद। ठीक है, शिवहर, शेखपुरा, शिवहर। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो शेखपुरा के अंदर। सबसे छोटे शहर की बात करेंगे तो शिवहर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे कम कहाँ पर है? तो शेखपुरा में। और वहीं शिवहर में ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है, क्योंकि सबसे छोटा जगह है ये। ठीक है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है। ठीक है, वहाँ पर लगभग 2,51,495 करोड़ है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। शहरी जनसंख्या सबसे कहाँ पर है? तो शिवहर के अंदर सबसे कम शहरी जनसंख्या है, और पटना में सबसे ज़्यादा है। अनुसूचित जाति, सर्वाधिक जनसंख्या गया के अंदर है, न्यूनतम जनसंख्या शिवहर के अंदर है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत गया के अंदर ही है, और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत किशनगंज के है। ठीक है, अनुसूचित जाति के सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पर रहते हैं? तो गया जिले के अंदर रहते हैं, और न्यूनतम शिवहर में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो गया के अंदर है। फिर आप देखते हैं अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या होता है? पश्चिमी चंपारण जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, उसका न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर? शिवहर में। तो दोनों में न्यूनतम जनसंख्या एसटी की कहें चाहे एससी की कहें तो शिवहर के अंदर है। प्रतिशत में कहें तो पश्चिम चंपारण ही नहीं रहेगा। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर है। औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर है। चलिए बाकी के क्वेश्चन को हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।